हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन ना हमारी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में अगर हम परसेंटेज गए हैं, जब हमने वायु पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि जो कार्बन है वह कितना है, 0.03%। इतना कम, देखने में कितना कम लग रहा है ना, लेकिन इसके कंपाउंड्स दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी के कंपाउंड्स हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा कुछ पाया जा रहा है तो वह है कार्बन के कंपाउंड्स। सबसे ज़्यादा वह होती है इसकी जुड़ने की क्षमता। देखो, कोई छोटा है या बड़ा है, लेकिन वह किसी से कितना ज़्यादा जुड़ सकता है वह डिपेंड करता है कि वह कितना आगे जाएगा। यही क्षमता पाई जाती है कार्बन के अंदर। ठीक है, जैसे देखो, यह है डायमंड, ठीक, और यह है ग्रेफाइट, ठीक, और यह है जंतु चारकोल, और यह है लकड़ी का चारकोल, ठीक है, कास्ट चारकोल। चारों चीजें सिर्फ और सिर्फ कार्बन से ही बनी है, इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ कार्बन है। तो कौन कितने बेहतर तरीके से एक दूसरे से जुड़ता है, खुद के अपनों से कैसे आप जुड़ते हो, कितने बेहतर तरीके से जुड़ते हो, ये सीखना है तो आप सीख सकते हो कार्बन से। चलो आगे पढ़ते हैं हम कार्बन के बारे में। इतनी खूबसूरत है इसकी दुनिया। तो देखो, जब पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी में इसको दिया गया है पी ब्लॉक में स्थान। कहाँ दिया गया है? पी ब्लॉक में। और इसका परमाणु क्रमांक क्या है? इसका परमाणु क्रमांक है 6, ठीक है। और यहाँ जब हम इसका इलेक्ट्रॉन भरता है तो कैसे भरता है? यह इसका नाभिक है जिसमें नाइट्रोजन है, सॉरी ये भगवान, इसमें क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक। और इसके बाहर है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे है? S और P ब्लॉक में। यह है 1s और यह है 2s और यह है 2p, ठीक है। देखो, 6 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर इसका बनाए, परमाणु क्रमांक इसका है 6। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं तो वह क्या होगा? 1s2, 2s2 और 2p2, ठीक है। तो 1s में तो दोनों भरे हुए हैं यानी स्थिर है, और यह किसका है? हीलियम के जैसा लग रहा है। हीलियम का कितना परमाणु क्रमांक होता है? 2 होता है ना, तो हीलियम एकदम स्थिर होता है, नोबल गैस। तो यहाँ पर तो ये 2 है। इसके आगे अगर हम 2s की बात करें, मतलब दूसरे कोष में जब हम जाते हैं, इसका देखते हैं तो दूसरे कोष में s वाला तो पूरा फिल है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम p में जाते हैं हम तो देखते हैं कि कितना खाली है, 1 2 3 और 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसके खाली हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसे बनाना है अपना कंप्लीट, मतलब स्थिर होना है, तो इसको कितने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। या तो इसको कोई 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, या फिर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे, ठीक। या तो यह 4 इलेक्ट्रॉन ले, यहाँ पर माइनस ही रहेगा, मतलब जब कोई लेता है तो क्या होता है? वो ऋण होता है ना, तो यहाँ पे ऋण होगा। तो या तो कोई इसको 4 दे, या यह किसी को 2 दे दे, तब जाके क्या होगा? यह स्थिर हो पाएगा। यह दोनों ही काम मुश्किल है। इसके पास खुद ही 2 है तो यह किसी को देना नहीं चाहेगा, और 4 कोई देगा कहाँ से? कोई और है ही नहीं ऐसा, कोई भी ऐसा नहीं है जो सीधे 4 इलेक्ट्रॉन अपने इसको दे दे और आराम से वो स्थिर हो सके। तो इसके लिए इसको जरूरत पड़ेगी 1 से अधिक परमाणुओं की, मतलब 1 से अधिक तत्व के परमाणु अगर इसको मिले, अगर वे राजी हो जाएं कि ठीक है हम तुम्हें अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तब तो इसका काम चलेगा। तो यह इसके साथ हो नहीं पाता है। कहाँ ढूंढने जाएगा बेचारा? तो ढूंढ नहीं पाता। जब नहीं ढूंढ पाता है तो ये क्या करता है? ऐसे छोटे छोटे लोगों को ढूंढता है, मतलब लोग नहीं, ऐसे छोटे छोटे परमाणुओं को और तत्वों को ढूंढता है जो इसके जैसे गरीब हैं, ठीक। ऐसे छोटे छोटे परमाणुओं को ढूंढता है जो इसके जैसे गरीब हैं, ठीक, और उनके पास थोड़ा थोड़ा है, मतलब वे अपना दे भी नहीं सकते पूरी तरह से, ठीक, पूरा अपना दे नहीं सकते, क्योंकि अपना अगर उन्होंने पूरा दिया तो वे खत्म हो जाएंगे, और वे इसका लेंगे भी नहीं। तो वे क्या करते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं। जैसे कि
तीन तरह से काम चलते हैं, या तो किसी से उधार ले लो, या तुम्हारे पास ज़्यादा है तो किसी को उधार दे दो, और नहीं तो क्या करो, दो चार लोगों के साथ मिल के, कुछ लोगों के साथ मिल के अपना बिजनेस कर लो। तो यह बिजनेस ऐसे ही करता है, यह क्या करता है, साझेदारी कर लेता है। क्या करता है, साझेदारी कर लेता है। तो जब साझेदारी करता है तो यह साझेदारी कई तरह से कर सकता है, या तो अपने जैसे कार्बन से कर ले, ढेर सारे कार्बन हैं ही, चारों तरफ कार्बन पड़े हुए हैं, तो या तो ये कार्बन से कर ले, या फिर हाइड्रोजन से कर ले, ऑक्सीजन से कर ले, नाइट्रोजन से कर ले। यह चीज़ें इसको आराम से मिल जाती हैं। नाइट्रोजन जानते हो सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, और वो भी ऑलरेडी निगेटिव होता ही है। तो निगेटिव का मतलब कि उसको ऑलरेडी चाहिए होता है, ठीक है, और ये आराम से शेयर कर सकता है, ठीक है। इसको दो चाहिए, इसको चार चाहिए, उसको दो चाहिए, तो आराम से शेयरिंग कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक। तो इन लोगों के साथ ऐसे ऐसे जो परमाणु है, इनके साथ ही आराम से मिल जाता है, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4। अब तक आपने क्या समझ लिया, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, 6। इसके बाहर के जो बाहर का ऑर्बिट है उसमें कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 4 इलेक्ट्रॉन इसको नहीं मिलते तो ये क्या करता है, साझेदारी करता है, और इस साझेदारी को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध कहते हैं। कार्बन क्या है ना कि नॉन मेटल है, तो इजली ये किससे मिल सकता है, मेटल से मिल सकता है, ठीक। तो यह एक नॉन मेटल है, मतलब कि अधातु है। अब इसके पास ना कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन की जगह है, 4 इलेक्ट्रॉन की जगह है। तो ये आराम से ना, चाहे जैसे कि मान लो बड़ा सा घर हो और सोफा लगाना हो, तो हमने कभी सोफा इस कोने पे लगा लिया, कभी दूसरे कोने पे लगा लिया, हमारी मर्जी है भाई, हम अपना सोफा चाहे जिधर लगाएं, ठीक है। तो यही इसका हाल होता है, इसके पास जगह होती है 4। तो ये क्या करता है ना, कभी 3 लोगों से मिल गया, कभी 4 अलग अलग लोगों से मिल गया, कभी क्या किया कि 2 ही लोगों से मिला। इसकी अपनी मर्जी होती है, ठीक है, पूरी अपनी मर्जी होती है। तो जब इसको ऐसे गरीब मिलते हैं जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है, मतलब ये सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन साझा कर सकते हैं, ठीक। तो यह 4 अलग अलग लोगों से मिल जाता है। जब ऐसे लोगों से मिलता है जिसके पास 2 तो थोड़े गरीब हैं और एक थोड़ा सा धनी है, जैसे कि ऑक्सीजन थोड़ा सा धनी है ना, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, तो यह क्या करता है, उनके साथ डबल बॉन्ड बना लेता है। तीसरी कंडीशन आती है कि जैसे इसी के जैसा एक कार्बन मिल गया जिसके साथ एक हाइड्रोजन है, उसका दोस्त, ठीक, एक हाइड्रोजन उसके साथ है, और इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, तो चल से कहता है आजा भाई आजा, तू भी मेरे साथ मिल जा, ठीक। और इससे उसके साथ क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। समझ में आया, यह 3 तरह से बॉन्ड बनाता है, या तो सिंगुलर, या डबल, या ट्रिपल, ठीक है। तो जब यह सिर्फ सिंगुलर बॉन्ड बनाता है, सिर्फ सिंगुलर बॉन्ड बनाता है, तो क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ अगर ये सिर्फ सिंगुलर बॉन्ड बनाए तो बनाता है सैचुरेटेड, ठीक, संतृप्त। यह बड़ा स्ट्रांग होता है। जब 4 अलग अलग लोगों से जुड़ेगा, ठीक, 4 अलग अलग लोगों से जुड़ेगा और सबने थोड़ा थोड़ा सा दिया है और इसका प्रभाव सब पे है, ज़्यादा है, तो ऐसे जैसे कि मान लो तुमने 4 अलग अलग लोगों को जोड़ा अपने साथ, तुम्हारे पास थोड़ा पैसा ज़्यादा है और लोगों के पास थोड़ा कम पैसा है, तो वे लोग तुम्हें क्यों छोड़ेंगे, कोई छोड़ने की तुमको हिम्मत नहीं करेगा ना। लेकिन तुम एक ऐसे इंसान से जुड़ते हो जिसके पास थोड़ा सा ज़्यादा पैसा है और उसको दूसरे किसी ने अपने पास बुलाया, तो क्या करेगा, तुमको छोड़ के जा सकता है। ठीक ऐसे ही कोई अगर तुम्हारे बराबरी का तुम्हें मिल जाए कि जितना तुम्हारे पास पैसा है उतना उसके पास भी है, और उसे कोई अच्छा मिल जाए सहायक, तो क्या करेगा, तुम्हें छोड़ के जा सकता है ना। तो जब कमजोर के साथ ही जुड़ा रहता है तो वह काफी अस्थायी होता है, अपने से कमजोर के साथ जुड़ा रहता है तो बड़ा अस्थायी व्यवस्था होती है, ठीक। तो ये जो सैचुरेटेड होता है ना, संतृप्त वाला, वह बड़ा अस्थायी व्यवस्था बना लेता है। दूसरा, यह बंध जल्दी टूटता नहीं है। जो कार्बन का अलग अलग 4 से बंध होता है वह जल्दी टूटता नहीं है, ये बंध बड़ा अस्थायी होता है। लेकिन जब डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड किसी के साथ जुड़ा होता है ना, तो आधी आधी जब साझेदारी हो जाती है तो वहां पर टूटने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक। तो यह असंतृप्त होते हैं, मतलब एक कभी भी टूट सकते हैं। थोड़ी सी गर्मी मिली ना, दूसरा कोई आया, थोड़ी सी गर्मी डाल दिया, थोड़ी कानाफूसी हो गई, ये छट से छोड़ के चले जाते हैं। तो सबसे कमजोर बंध जो होता है वही होता है ये ट्रिपल बॉन्ड, उससे कमजोर होता है, उससे थोड़ा कम कमजोर होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और सबसे मजबूत कौन सा होता है, सिंगल बॉन्ड। आ गया समझ में कि इनका बंध कैसा होता है। अब देखते हैं,
एक इसमें प्रॉपर्टी होती है अपने से जुड़ने की। जब ढेर सारे कार्बन एक साथ इकट्ठे हो ना तो आप आराम से जुड़ते चले जाते हैं, और कई तरह से जुड़ते हैं, रिंग के फॉर्म में, चेन के फॉर्म में और ब्रांच के फॉर्म में, अलग अलग तरह से जुड़ जाते हैं। जैसे कि एक लाइन से जुड़ते चले गए, ऐसे जुड़ते चले गए, ठीक है। अब देख रहे हो एक कार्बन क्या है ना कि यहाँ से जुड़ा है, ठीक, और यहाँ से एक और कार्बन जुड़ गया। अब यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ लेगा 3, तो इसकी संयोजकता पूरी हो जाएगी ना, इसको 4 तो पूरा करना है, तो ये पूरा कर लेगा, तो ये ब्रांच्ड फॉर्म कहलाता है। दूसरा, लगातार कार्बन 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 जुड़ता चला गया, तो यह कहता है लाइन वाला फॉर्म, लाइनियर फॉर्म, ठीक है। और एक होता है कि आपस में जुड़ा, फिर पहला दूसरे से जुड़ा, दूसरा तीसरे से जुड़ा और तीसरा फिर से आके पहले से जुड़ गया, तो यह कहलाता है रिंग चेन, ठीक। तो यह तीनों तरीके से कार्बन कार्बन आपस में जुड़ते चले जाते हैं। देखो कैटेशन का मतलब होता है कि आपस में जुड़ना, इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ेगा और हाइड्रोजन दूसरे कार्बन से, नहीं। जैसे कि यहाँ पर देखो कार्बन का क्या है, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, तो यहाँ भी कार्बन से जुड़ा है, यहाँ भी कार्बन से जुड़ा है, ठीक। अब यहाँ पर 2 की संयोजकता इसको पूरी करनी है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन से जुड़ सकता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर कार्बन 3 की संयोजकता पूरी हो रही है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन से जुड़ेगा, ठीक। तो इसे जब कार्बन 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 एक में जुड़े हों, मतलब ढेर सारे कार्बन लाइन से जुड़े हों, या ब्रांच के रूप में हों, या रिंग के फॉर्म में हों, तो वे क्या कहलाते हैं, कैटेनेशन कहलाता है, ठीक है। आपस में श्रृंखला बनाना, श्रृंखला बनाने का जो गुण होता है यह सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, कार्बन में। और ये बड़ा अस्थायी होता है क्योंकि सब एक जैसे हैं ना। तो इस मैंने पहले बताया कि कार्बन की एक बड़ी खास बात है कि अपने बंधु बांधवों के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ बड़े प्रेम से रहता है, और ना भाईचारे का संबंध बड़ा प्यार से निभाता है कार्बन, ठीक। तो चलो इनके रिश्ते निभाने के तौर पे कितने प्रकार के होते हैं हम देख लेते हैं। तो देखो कार्बन क्या होता है कि कभी कभी अकेले भी रहता है, जैसे अभी आपने देखा यहाँ पीछे क्या था, इसका श्रृंखलित होने का जो गुण था, कैटिनेशन जो था, इसकी तरह होता है। तो अकेले अकेले रहता है। जब ये अकेले मतलब अपने जैसे लोगों के साथ रहे, सिर्फ कार्बन 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 एक साथ रहे, तो वह कहलाता है फ्री स्टेट, ठीक है, मतलब मुक्त अवस्था में रहता है। दूसरा होता है यौगिक बनाना। यौगिक बनाने का मतलब कि अपने से अलग दूसरे जाति के लोगों से मिलना, यह होता है। देखो कार्बन की एक अपनी जाति है, कार्बन कार्बन, और जब वो हाइड्रोजन से मिलता है, ऑक्सीजन से मिलता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन या एल्कोहल वगैरह इन सब से जब मिलता है, तो ये तो अलग जाति के हो गए ना, तो वे कहलाता है यौगिक, किसी और से मिलना, यौगिक, ठीक है, कंबाइंड फॉर्म और फ्री स्टेट। तो जब यह स्वतंत्र अवस्था में रहता है तो 2 तरह से रहता है, या तो क्रिस्टल बना लेगा। क्रिस्टल का मतलब होता है बहुत व्यवस्थित ढंग से जुड़ना, हम तुमसे जुड़े, तुम उनसे जुड़ो, तुम उनसे, वो उनसे किसी और से जुड़ेंगे, मतलब एक व्यवस्था बनी हुई है, तो वह व्यवस्था कहलाती है क्रिस्टल बनाना, मतलब क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। दूसरा होता है नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक। नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब होता है हम तुमसे जुड़े, कोई हमसे जुड़ा, तुम फिर आके हमसे जुड़ गए, ठीक। मतलब कि एक, मतलब जैसे समझो चीनी और गुड़, ठीक। क्रिस्टल मतलब चीनी समझ लो, और नॉन क्रिस्टल मतलब गुड़ समझो। गुड़ बांधने में, जैसे गुड़ को देखा होगा, देखे हो, खाए भी होगे, तो जो गुड़ होता है, गुड़ में कोई संरचना दिखाई देती है, वो सीधा पूरा पूरा गोल भी नहीं होता है, मतलब कोई भी ऐसे ऐसे उसको मुट्ठी से बांधा बांधा कैसा भी साइज बन गया, ठीक। लेकिन चीनी का क्या होता है, चीनी कभी भी देखो, चीनी का ये शेप होता है, ऐसे शेप होता है चीनी का, सारी चीनी का इतने छोटे छोटे दाने होते हैं, लेकिन सबका एक शेप होता है। तो वह जब एक निश्चित आकार मिल जाए तो वह कहलाता है क्रिस्टल, और जिनके अणुओं का कोई निश्चित आकार नहीं हो वह कहलाता है नॉन क्रिस्टल, यानी एमार्फस, मतलब कोई भी इनकी मॉर्फोलॉजी नहीं है, कोई भी आकारिकी नहीं है, तो क्या कहेगा, एमार्फस, ठीक है। और जब फ्री स्टेट में रहते हैं ना, तो इनको कहते हैं एलोट्रॉफी, ठीक। तो जो संरचनाएं बनाते हैं, मतलब क्रिस्टल बनाते हैं, तो क्रिस्टल ये 3 तरह से बनाते हैं, एक तो ग्रेफाइट, दूसरा डायमंड, और तीसरा होता है फुलेरीन। अब जो फुलेरीन होता है ना, ये कार्बन 16 जब पाया गया, कार्बन के मतलब 60 अणु जो एक साथ जुड़े थे, तो वह कहलाया गया, ये बॉल के जैसे बन गए थे, ठीक है।
तो जो एक मतलब एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक गुंबद बनाया था, गुंबद के आकार का ये दिखाई दिया, तो उनका नाम था फुलर, तो उनके नाम पे नाम इसका पड़ गया फुलरीन। ठीक, फुलर से फुलरीन बन गया। ठीक, अब देखो जो डायमंड होता है और जो ग्रेफाइट होता है और फुलरीन होता है, इन तीनों के एक चीज बात कॉमन है, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही होते हैं। ठीक, सिर्फ और सिर्फ कार्बन, इनके साथ और कुछ नहीं जुड़ा होता है। यही खास बात होती है कोक, कोल, चारकोल और लैम्प ब्लैक में, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन होते हैं और इसमें कुछ भी नहीं होता। लेकिन बात क्या होती है, यह जो डायमंड है, यानी जो डायमंड है ना, इसमें देखो यह चतुष्फल की आकृति बन रही है, 1 2 3 4। एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन के परमाणुओं से जुड़ा है और सब एक दूसरे से ऐसे ही जुड़े हुए हैं और बहुत ही टाइटली आपस में जुड़े हैं और बहुत पास पास हैं। सभी परमाणु क्या हैं, बहुत ही पास पास हैं। तो जब इतने पास हैं तो इनको जो लोग आपस में बहुत घुले मुले हों, उनको तोड़ना मुश्किल होगा ना, तो इसीलिए अब सबसे ज़्यादा कठोर धातु, मतलब सबसे ज़्यादा कठोर होता है डायमंड। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट क्या होता है, देखो ग्रेफाइट का एक कार्बन 3 अलग कार्बनों से जुड़ा होता है। यहाँ पर कार्बन किससे जुड़ा था, 4 से। यहाँ पर कार्बन किससे जुड़ा है, 3 से। और 3 से जुड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे होगा, एक कार्बन हो गया, 1 2 और 3, इसका मतलब अभी भी एक जगह खाली है तो क्या होगा, किसी एक से डबल बॉन्ड बनाएगा ना। तो इसका मतलब एक कार्बन किसी दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है और डबल बॉन्ड से जब जुड़ेगा तो क्या होगा, वह कमजोर बॉन्ड होता है, बहुत ही कमजोर होता है ना। तो यहाँ पर ग्रेफाइट क्या होता है, किसी एक के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। सभी कार्बन मतलब 3 से जुड़े होते हैं तो एक से भी डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और बीच में गैप देख रहे हो, इनके बीच में कितना लंबा लंबा गैप है। तो ये होते हैं ना जैसे प्लेट की तरह होते हैं। ठीक, इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, मतलब जो जुड़ने का तरीका होता है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जबकि डायमंड में क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक, तो इसलिए यह बहुत ही कठोर होता है और ये बहुत ही मुलायम होता है। जो हमारी पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, जो पेंसिल पहले बचपन में चबाए होगे ना पेंसिल, तो वह पेंसिल जो होती है उसके अंदर ग्रेफाइट होता है। ठीक, यह बहुत ही मुलायम होती है, इसीलिए हम इससे लिख पाते हैं। दूसरा फ्लोरीन, इसमें 60 कार्बन ऐसे होते हैं, एक साथ होते हैं और एक गुंबद जैसी संरचना बना लेते हैं। ठीक, इसको बाद में मतलब बहुत बाद में इसका पता चला था। अब देखो दूसरा होता है जो एमार्फस होता है, जो नॉन क्रिस्टल होता है, उसमें आता है कोक बना होता है कोयले से। कोयला जो होता है ना, कोयला 3 फॉर्म में होता है, एक तो कोक होता है, एक चारकोल होता है और एक कोल गैस होती है। ठीक है, एक कोल गैस होती है, एक कोलतार होता है और तीसरा कोक होता है। ये 3 फॉर्म में तो कोयला होता है और उसके बाद चारकोल होता है और लैंप ब्लैक मतलब कालिख, लैंप ब्लैक का मतलब कालिख, कुछ भी जलता है तो जो कालिख निकलती है तो वो होती है लैंप ब्लैक। ठीक है, और चारकोल जो होता है ना, जो जंतु होते हैं उनमें हड्डियां जब जलाई जाती हैं, किसी जानवर की हड्डी जब इसके ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब उसे जलाया जाता है ना, तो जंतु चारकोल बनता है। इसी तरह जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब लकड़ी को जलाया जाता है तो बनता है कास्ट चारकोल। ठीक, तो ये चारकोल होते हैं। अच्छा, चारकोल का यूज भी सुनो। अब जितने ये हो गए ना, तो क्या बोलते हैं, वेजिटेरियन जो अपने आप को कहते हैं कि हम तो शाकाहारी हैं, वो जान लो कि चीनी जो बनती है ना, उस चीनी को इतना जो सफ़ेद रंग मिलता है वह जंतु चारकोल की वजह से ही मिलता है। जो हड्डी होती है, जो जानवरों की हड्डियां होती हैं, उनको जलाने के बाद मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाते हैं तो बनता है जंतु चारकोल और वह जंतु चारकोल काम में आता है चीनी को साफ करने के काम में आता है। इसी वजह से चीनी इतनी सफ़ेद दिखाई देती है। और गुड़ क्या होता है, गुड़ में वो जंतु चारकोल नहीं होता है, इसलिए गुड़ काला होता है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें कास्ट चारकोल की, तो कास्ट चारकोल को भी भंजक आसवन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको किया जाता है। जब जलाया जाएगा ना किसी चीज़ को, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब जलाया जाएगा, बहुत कम ऑक्सीजन दिया जाएगा, लिमिटेशन कर दिया जाएगा ऑक्सीजन का, तब ये जलता है तो यह बनाता है कास्ट चारकोल। ठीक है,
और इसका मतलब जो जल का शोधन है, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में जल जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था जल, उसमें मैंने बताया था आपको कि जल के शोधन के लिए यूज होता है चारकोल, तो वही लकड़ी वाला चारकोल होता है, ठीक। और उसके बाद तीसरा होता है सुगर चारकोल। इस पर क्या होता है ना, यह भी अक्रिस्टलीय रूप है। इसमें क्या कहता है कि जो चीनी होती है, उस चीनी पर गंधक का जो अम्ल होता है ना, उसकी क्रिया कराई जाती है, गंधक डाल दिया जाता है चीनी पर, तो उससे बनता है ये जंतु चारकोल, कैरामेल या सुगर चारकोल बनता है, ठीक है। तो यह हमने जान लिया क्या, फ्री स्टेट में जो कार्बन होते हैं वह दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं और नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। जो नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं उनको एमार्फस कहते हैं, और जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और फुलेरिन। और जो एमार्फस होते हैं यानी नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं 4 प्रकार के मोस्टली होते हैं, कोक, कोल, चारकोल और लैम्प ब्लैक। चारकोल 3 तरह का होता है, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल और सुगर चारकोल। आ गया समझ में ये सब। अब हम आगे बढ़ेंगे कंबाइंड स्टेट, यानी जब यह कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है या नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है तो बनाता है जो कंपाउंड बनाता है, ठीक है। कंबाइंड स्टेट में क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। तो यह जो कंपाउंड होते हैं यह 2 तरह के होते हैं, एक तो इनऑर्गेनिक, दूसरा ऑर्गेनिक। अब क्या होता है ऑर्गेनिक, क्या होता है इनऑर्गेनिक। सबसे पहले जो एक वैज्ञानिक थे बर्जेलियस, तो बर्जेलियस ने यह कहा कि जितने भी जीवित पदार्थ हैं, ठीक है, जितने भी जीवित पदार्थ हैं, इन जीवित पदार्थों से जो कार्बन होता है, इससे जो यौगिक निकलता है वह यौगिक कहलाता है कार्बनिक यौगिक, ठीक है। कार्बनिक यौगिक के बारे में इन्होंने क्या कहा कि जो जीवित पदार्थ हैं, जीवित पदार्थ यानी जो जीवों से निर्मित होते हैं, इनको हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा कि कार्बनिक यौगिक होते हैं जो, वह सिर्फ और सिर्फ जीवों से ही मिल सकते हैं, मतलब या तो पेड़ पौधों से मिलेंगे या जंतुओं से मिलेंगे, किसी और चीज़ से, तीसरी चीज़ से नहीं मिल सकते। इसी को इन्होंने कहा वाइटल फोर्स थ्योरी। पूछा जाता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी थी, तो बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी, ठीक है। यहाँ पे एक डबल वाई हो गया है, इसको देखना, इसको भूल जाना, इसको ध्यान मत देना, ठीक है। तो वाइटल फोर्स किसने दी थी, बर्जेलियस ने दी थी। और वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब होता है जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति मतलब जीवन जो है, लोगों का जो जीवित पदार्थ हैं, जो जीवित चीजें हैं, यानी कि पेड़ पौधे या जंतु हैं, उनसे ही ये मिलता है। इसलिए इन्होंने कहा कि वाइटल फोर्स थ्योरी है और यह सिर्फ और सिर्फ इन्हीं से मिल सकती है, इसे हम संश्लेषित नहीं कर सकते कभी भी। कार्बनिक के बारे में उन्होंने कहा कि जो कार्बनिक यौगिक हैं इनको हम कभी भी संश्लेषित नहीं कर सकते। लेकिन जानते हो ना कि विज्ञान की एक खास बात है, जिसे हम आज सच मानते हैं, बाद में कुछ दिनों बाद पता चलता है कि वह गलत है, ठीक है। कुछ नया पता चल जाता है उसके बारे में। तो वही हुआ इनके साथ भी। इन्हीं के शिष्य, ठीक है, इनके जो स्टूडेंट थे फ्रीडरिक वोहलर ने 1828 में यूरिया बना दिया। और वो भी कैसे बनाया, अमोनियम साइनेट से। इन्होंने कहा कि अमोनियम साइनेट को जब हम गर्म करेंगे तो अमोनियम साइनेट चेंज हो जाएगा यूरिया में। क्योंकि देखो अमोनियम साइनेट का जो फार्मूला होता है क्या होता है, NH4CNO, ठीक है, या फिर इसी को पढ़ते हैं NH4OCN भी इसको लिखते हैं, मतलब O पहले कर देते हैं, CN बाद में करते हैं। इसको भी वही पढ़ेंगे, अमोनियम साइनेट। तो जब इसको गर्म करते हैं ना तो यहाँ पर क्या चेंजिंग आ जाती है, इसकी जो संरचना होती है उसकी संरचना में चेंज आ जाता है और बन जाता है। यह अकार्बनिक है, अमोनियम साइनेट क्या है, अकार्बनिक है, लेकिन यही चेंज हो जाता है और बना लेता है यूरिया। यूरिया में क्या होता है, NH2CONH2, ठीक है, यह होता है यूरिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और बन जाता है यूरिया, ठीक है। आ गया समझ में ये सब। तो देखो इन्होंने, वोहलर ने, पूछा जाता है, अक्सर ये पूछा भी जाता है कि यूरिया का निर्माण किसने किया था। फ्रीडरिक वोहलर ने यूरिया का निर्माण किया था। और कब किया था, 1828
1928 में किया था, ठीक है। और सबसे पहला संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यूरिया है। यूरिया का कितना यूज होता है ये तो जानती हो, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिया में पाया जाता है, इसलिए पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इसीलिए खेतों में यूरिया डाला जाता है, ठीक। आगे समझ में, आगे बढ़े। अब देखो, जो कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक होते हैं और दूसरे इनऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक वे होते हैं जो कोयले के द्वारा या ऐसे कहें कि जो निर्जीव पदार्थों से जो बनते हैं वे होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक। इसमें भी कार्बन है, दिख रहा है ना, कार्बन है, लेकिन फिर भी ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन इसके सिवा बाकी सब जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही गिने जाते हैं। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी दो तरह के होते हैं। एक तो वे जब कार्बन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन हो तो वह होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन मिला तो क्या बना? हाइड्रोकार्बन। यह होते हैं तीन तरह के, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, दो तरह के हो गए। अब सैचुरेटेड में एक होता है एल्केन और अनसैचुरेटेड में दो होते हैं, एल्कीन और एल्काइन, ठीक। अब देखो, जो दूसरे होते हैं नॉन हाइड्रोकार्बन। नॉन हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि हाइड्रोजन है, कार्बन है, लेकिन इसके साथ जुड़ जाता है ऑक्सीजन और ये अलग अलग तरीके से जुड़ता है, अलग अलग तरीके से। मतलब कि इसमें भी ये डबल बॉन्ड भी बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते हैं और इसमें ऑक्सीजन भी जुड़ जाता है और नाइट्रोजन भी जुड़ जाता है, ठीक है। तो जब ये सब इसमें जुड़ जाते हैं तो ये कहलाते हैं नॉन हाइड्रोकार्बन। ये वाला पेज कंप्लीट हो गया, तो आगे बढ़े फिर। चलो नेक्स्ट पेज देखते हैं। यह है ग्रेफाइट और ये है डायमंड, ठीक। चलो देखते हैं। डायमंड में होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? एक s ऑर्बिट और 3 p ऑर्बिट मिलते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? एक s और 2 p ऑर्बिट मिलते हैं। यह सबसे हार्डेस्ट होता है और ये सॉफ्ट होता है। देखो, डायमंड क्या है? 4 अदर कार्बन एटम से जुड़ा होता है और ग्रेफाइट 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा होता है। यह क्या होता है? टेट्राहेड्रल, मतलब चतुष्फलकीय आकृति का निर्माण कौन करता है? डायमंड, ठीक है। जबकि जो यह होता है ना, ग्रेफाइट जो होता है वह क्या होता है? एक प्लेन बनाता है, प्लेन फॉर्म में जुड़ता है या बिल्कुल ही, ठीक। और यह क्या होता है? यह जुड़ता है 3D फॉर्म में, मतलब 3 डायमेंशनल फॉर्म में जुड़ता है आपस में। अच्छा, अब देखो, यह विद्युत का, ग्रेफाइट क्या होता है ना, विद्युत का सुचालक होता है, जबकि हीरा क्या है? विद्युत का कुचालक होता है, ठीक। अगले बात होता है इसके बारे में, आगे बात करें तो देखो, जो हमने कहा संतृप्त और असंतृप्त, तो संतृप्त यौगिक कौन है? जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। असंतृप्त कौन से हैं? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। इनको कहते हैं समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी का मतलब क्या है कि जब हाइड्रोकार्बन की बात कर रही हूँ, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन है और कार्बन है, तो ये समजातीय श्रेणी कहलाते हैं। जब एक सिंगल बॉन्ड होता है तो कहलाते हैं एल्केन, डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो कहलाते हैं एल्काइन। और इनका फार्मूला क्या होता है इनको देखने का, तो CN, मतलब CnH2n+2, ये होता है एल्केन का फार्मूला। अगर मान लो, अगर हम बात करें, CN का मतलब होता है वह संख्या, कार्बन की संख्या, ठीक है। तो अगर हम बात करें कार्बन की संख्या 1 हो गई तो क्या होगा? C1H, और 2N का मतलब 2 एकम 2, तो 2 और +2, ठीक। तो कितना हुआ? CH4, C1H4 हुआ ना, तो यह क्या हुआ? देखो, CH4 हुआ ना, C1H4, इसको CH4 बोलेंगे। तो पहला जो कार्बन होता है, जब कार्बन 1 हो तो कहेंगे उसको मेथ, कार्बन 2 हो तो एथ, कार्बन 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, ठीक है। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब इनके नाम होते हैं। अब देखो भाई, एक बात मैं अभी बता दे रही हूँ, जो एक कार्बनिक यौगिक है ना, कार्बन और इसके यौगिक कार्बनिक रसायन के अंदर आते हैं, ठीक। अब एक कार्बनिक रसायन जानते ही हो कि इंटर में पूरी
एक अलग ही इसकी एक अलग ही पार्ट है। 3 पार्ट में, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खुद में एक अलग पार्ट है और ये बहुत बड़ा है, तो हम पूरा उतना डिटेल तो नहीं जा सकते। हम शॉर्ट फॉर्म में छोटी छोटी चीज़ें जो इसकी खास बातें हैं वो हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो में पूरा जो बुक है उसको हम कंप्लीट नहीं कर सकते ना। तो जो खास बातें हैं इसके बारे में वो हम बात कर ले रहे हैं, ठीक। अब इन्हीं के बाद ना IUPAC नेम भी होता है, जिनके आधार पर इनका नाम रखा गया है कैसे कैसे, तो उसको मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी तभी बता पाऊंगी, क्योंकि खुद में वो ये पूरा एक 2-3 चैप्टर है यार IUPAC नेम, तो एक में नहीं हो सकता ना। हाइड्रोकार्बन, उनके नेम, उनके नाम, उनके गुणधर्म, ये सब अलग अलग चैप्टर हैं, ठीक। तो हम छोटी छोटी बातें जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है वो हम बात कर लेते हैं। बाकी हम, अगर हमारे पास टाइम बचता है तो फिर हम IUPAC नेम को अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अगला होता है इनकी संरचनात्मक समयावता, ये कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो देखो, कार्बन कभी कभी क्या होता है, सिंगल सिंगल जुड़ गया, फिर यहाँ पे ब्रांच के फॉर्म में भी जुड़ सकता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम, ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं कुछ, जिसके बारे में हमने कहा था ना कि यहाँ पर आओ, पीछे लौटते हैं। यहाँ देखो, हमने कहा था कि नॉन हाइड्रोकार्बन, एक तो हाइड्रोकार्बन हो गया, हाइड्रोकार्बन में क्या हो गया, एल्केन एल्किन एल्काइन, इसके बारे में अभी हमने बात की। दूसरे होते हैं नॉन हाइड्रोकार्बन। नॉन हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जब कोई फंक्शनल ग्रुप आके जुड़ जाए, ठीक है। जब कोई फंक्शनल ग्रुप जिसमें कि ऑक्सीजन हो सकता है, अलग से ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक साथ हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकते हैं, तो जब ये सब आके जुड़ जाते हैं तो उसे कहते हैं नॉन हाइड्रोकार्बन, ठीक। इसमें अल्कोहल, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, नेचुरल पॉलीमर और लिपिड आते हैं। और जानते ही हो, लिपिड हमारे शरीर में पाया जाता है, प्रोटीन में भी कार्बन होता है, हमारे शरीर में ही वे सब पाए जाते हैं। और तीसरा होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट भी हमारे शरीर में पाया ही जाता है, तो इन सब में कार्बन होता है, ठीक। अब देखो, ये जो ऑर्गेनिक के जो प्रकार बने, इनको थोड़ा सा याद कर लो। ये पूछा जा सकता है कि ये जो पूछा ही जाता है, जो एल्गी का प्रकार है, अल्कोहल में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप होता है OH, ठीक है। OH फंक्शनल ग्रुप किस में होता है, अल्कोहल में। एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, ये सब होते हैं, ठीक। और इनको बोलते हैं नॉल। जब ये OH जुड़ता है ना, तो उसके लास्ट में सफिक्स इसमें जोड़ देते हैं, नॉल, ठीक। देखो, 2 चीज होती हैं, एक तो प्रेफिक्स होता है, प्रीफिक्स, और दूसरा होता है सफिक्स। तो जब किसी में, मतलब किसी भी एल्केन में अगर हैलोजन जुड़ते हैं, हैलोजन का मतलब हम जानते हैं ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये क्या होते हैं, हैलोजन है। तो जब हैलोजन किसी एल्केन के साथ जुड़ते हैं तो हैलोजन का नाम पहले लिखा जाता है, एल्केन के पहले हैलो लगा दिया जाता है, ठीक। अब हैलो का मतलब क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, ठीक। ये हैलो हो गया, तो ये एल्केन के पहले लगा दिए जाते हैं, तो हैलो एल्केन कहलाते हैं, ठीक है। हैलो का मतलब जो भी जुड़ा हो, अगर क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरो, और एल्केन की जगह पे जो भी है, मेथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, जो भी है, तो उसको हम बोलेंगे, ठीक। अब देखो, दूसरी चीज, एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है, सफिक्स होता है। OH कहाँ जुड़ रहा है, बाद में जुड़ रहा है, तो एल्कोहल जब जड़ेगा ना तो उसको ऑल बोलते हैं, ऑल। तो एल्केन के साथ जुड़ता है ऑल, एल्केनॉल, ठीक। एल्केन और ऑल क्या बोलेंगे, एल्केनॉल, ठीक। तो उसको जैसे कि मान लो अगर प्रोपेन के साथ जुड़ा तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉल, क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉल, ठीक है। इसी तरह से अगर सिंगल बॉन्ड कार्बन है और 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है और 1 हाइड्रोजन है, या ध्यान से देखो, एल्डिहाइड और कीटोन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, थोड़ा सा फर्क होता है इसकी संरचना का। अगर कार्बन का एक तो एल्केन होगा, इस तरफ तो आर लिख दो, यहाँ पे आर से पता चल जाएगा, ये तो एक तरफ तो एल्केन होगा, लेकिन एक उससे अगर हाइड्रोजन जुड़ा है और 1 ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन एक तरफ कार्बन के साथ जुड़ा है और एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा है, तो वह एल्डिहाइड होते हैं, ठीक है। और उसमें सफिक्स जुड़ता है एल, एल्डिहाइड के बाद जो एल्केन है, एल्केन के बाद में जुड़ता है ए और एल, ठीक है। तो RL होता है, मतलब अगर हम
प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन के साथ अगर एल्डिहाइड जुड़ गया तो उसको क्या कहेंगे, प्रोपेनॉल बोलेंगे, एल, ठीक है। दूसरा, अगर कार्बन के साथ एक तरफ डबल बॉन्ड है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन के सिवा कुछ और है, मतलब कि देखो यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और इस तरफ भी क्या है, कार्बन है, और दूसरी तरफ भी कार्बन है, ठीक है। मतलब कि अगर जो प्रोपेन है उसके बीच वाले कार्बन के साथ क्या जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा, यानी कि इसके साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़े तो वह होता है कीटोन, और उसके लिए लास्ट में जोड़ते हैं ओन, कीटोन। कीटोन का क्या, ओन। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का क्या, एल, ठीक। उसके बाद होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है फार्मूला COOH, ठीक, COOH। यहाँ पर देख लो, एक तो ऑक्सीजन है और एक तरफ ऑल है, मतलब एल्कोहल है। कार्बन के एक तरफ ऑक्सीजन जुड़ा होगा और एक तरफ क्या होगा, एल्कोहल जुड़ा होगा। तो जब ये दो चीजें होंगे तो उसको क्या कहते हैं, एसिड, और यह कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो अगर यह जुड़ जाए तो उसको क्या कहते हैं, नॉइक, ओइक, मतलब प्रोपेन है तो प्रोपेन और ओइक एसिड, तो क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। अब यह अगर पूरा IUPAC नाम पढ़ेंगे पूरा, तब जाके ज़्यादा बेहतर कंफर्म हो पाएगा। लेकिन अभी मैं आई होप आप इसको समझ गए होगे, मैंने बहुत इजी तरीके से आपको बता दिया इसको। देखो, जब हैलोजन के सिवा हैलोजन अगर जुड़ रहा है किसी भी एल्केन के साथ, तो वह पहले आएगा, एल्केन के पहले लिखा जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ रहा है एल्केन के साथ, तो वह सभी एल्केन के बाद में लिखे जाएंगे, ठीक है। अगर एल्कोहल जुड़ेगा तो उसको ऑल बोलेंगे, एल्डिहाइड जुड़ेगा तो एल बोलेंगे, कीटोन जुड़ेगा तो ऑन बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ेगा तो ओइक एसिड बोलेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। जो कार्बन होता है वो जलता है, कार्बन क्या करता है, जलता है। जलने से क्या मिलती है, एनर्जी। इसीलिए हमारे शरीर में क्या है, लिपिड, लिपिड है। अच्छा, शरीर में हमारे क्या क्या है, देखो जब हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। सबसे पहले एनर्जी किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। उसके बाद किससे मिलती है, लिपिड से। जब ये दोनों खत्म हो जाते हैं तो किससे मिलती है, प्रोटीन से। सबसे मुश्किल तोड़ना किसको है, प्रोटीन को। सबसे आसानी से किसको तोड़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट को, ठीक। सबसे ईजी कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के जलने से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक। लिपिड के भी जलने से हमको एनर्जी मिलती है। जैसे लिपिड, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे याद करो, ऊंट के कुबड़ में क्या होता है, लिपिड होता है, वसा। तो वही वसा जब उसको पानी नहीं मिलता है तो वही वसा क्या होता है, टूटता है। टूटने के बाद उसको पानी की कमी पूरी हो जाती होती है ना। तो यह जलने के बाद क्या दे रहा है, ऊर्जा। पानी की कमी पूरी होती है तो उसे क्या मिलती है, ऊर्जा, ठीक है। तो ये सभी कार्बन क्या करते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं। क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो ऐसे ही इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ऊर्जा देने की, ठीक। अब ऊर्जा भी देते हैं, साथ में यह फ्लैम भी देते हैं, मतलब प्रकाश भी देते हैं। जैसे कि जब हम गैस जलाते हैं, ठीक, जो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, यही होता है ना हमारे यहाँ LPG सिलेंडर में क्या होता है, प्रोपेन और आइसोब्यूटेन होता है, ठीक। तो वह जलता है तो क्या नीली वाली लौ आती है ना। और जब गैस खत्म होने वाला होता है, शुरू में नीली नीली जलती है जब लाइट, मतलब पूरा गैस फुल होता है तो। और जैसे जैसे गैस खत्म होने वाली होती है तब क्या होता है, वह पीली जलने लगती है। ध्यान दिया होगा कभी, जब गैस खत्म होने वाली होती है तो सिलेंडर जब खाली हो रहा होता है तो उस समय जो फ्लैम होता है वो कैसा होता है, येलो कलर में हो जाता है। ठीक ऐसे ही जब कभी इसके अंदर गंदगी भर जाती है, गंदगी जब भर जाती है तो भी जो लाइट आती है वो कैसी आती है, पीली आती है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दिया होगा, जब भी लाइट पीले रंग की जलती है तो वह फ्लैम जब भी पीला जलता है इसका, तो एक काम उसमें होता है कि काली खारे लगती है। जो बर्तन होते हैं ना वो काले हो जाते हैं। क्यों होते हैं पता है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से।
जब भी सैचुरेटेड, देखो हाइड्रोकार्बन दो तरह के, एक तो सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। तो जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो नीला रंग का फ्लैम होगा, ठीक, जो प्रकाश होगा कैसा होगा, नीले रंग का, और बर्तन काले नहीं होंगे। लेकिन जब ऑक्सीजन कम देंगे, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन कम देंगे तो येलो रंग का फ्लैम जलेगा और उसके साथ कालिख भी आएगी, ठीक। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि हम लोग लकड़ी वकड़ी जलाते हैं ना जब, तो लकड़ी जलाने पर जो हाइड्रोकार्बन जलता है वो अनसैचुरेटेड होता है, तो वहां से क्या मिलेगा, येलो फ्लैम और कालिख, ब्लैक कार्बन, ठीक है। इसीलिए जब मोमबत्ती जलती है तो देखा होगा मोमबत्ती बाहर में क्या होता है, पीला रंग दिखता है और बीच में नीला रंग दिखता है, देखा होगा कभी ध्यान से मोमबत्ती देखो तो क्या होता है, बीच में नीला रंग दिखेगा हल्का सा और बाहर पीला और सफेद अलग दिखेगा। तो ये क्यों होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो मोम होता है ना, मोम से ही तो बना था, और मोम किससे, वैक्स किससे मिलता है, पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम के जो आसवन होता है, प्रभाजी आसवन, उसी से तो मिलता है मोम, ठीक। तो ये सब चीजें, इसीलिए जब पहले ये वाले जो स्टोव होते थे केरोसिन ऑयल के, तो इसमें अभी भी जो गैस वाला स्टोव है, मतलब ये है स्टोव है, क्या है, एलपीजी वाला, उसमें भी देखो बीच में छेद बने होते हैं। तो छेद क्यों होते हैं, कि ऑक्सीजन मिलता रहे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगा। यहाँ पर नीचे जो फ्लैम होता था, तो यहाँ पर नीचे देखो कितना पूरा ऑक्सीजन के लिए जगह होती थी, और जब कभी इसमें कुछ गंदगी भर जाए तो पूरा बर्तन काला। चूल्हे पर जो खाना बनता है तो क्या होता है, लकड़ी वाले चूल्हे पर पूरा बर्तन काला। क्यों काला होता है, इसी की वजह से होता है, क्योंकि अनसैचुरेटेड कार्बन है। उस कार्बन में जो लकड़ी जलती है ना, जो लकड़ी जलती है उसमें कार्बन कम होता है, गंदगी प्रदूषण ज्यादा होता है, ठीक। आगे बढ़े, देखो अब एक वन लाइनर एक पेज देख लेते हैं इसको भी हम। जो रॉकेट का फ्यूल होता है, रॉकेट का फ्यूल, उसमें होता है मिथाइल हाइड्रोजन और लिक्विड हाइड्रोजन, ठीक। मिथाइल हाइड्रोजन और लिक्विड हाइड्रोजन कहाँ भरे होते हैं, रॉकेट के फ्यूल में, इसीलिए शू से आगे चला जाता है। अगला देखो, पेट्रोलियम को कहते हैं लिक्विड गोल्ड, मतलब द्रवित सोना। पहला जो तेल का कुआं खोदा गया था दुनिया में, पहला तेल का कुआं अमेरिका में खोदा गया था, पेंसिल्वेनिया में। कहाँ पे, पेंसिल्वेनिया में, इसीलिए मैंने स्पेलिंग भी देखो ऐसी लिखी है मैंने, स्पेलिंग पेंसिल्वेनिया, ठीक, ध्यान रहेगा कि स्पेलिंग ऐसी है कि गलत है। तो पेंसिल्वेनिया में खोजी गई थी 1859 में, ठीक, 1859 में। और भारत में पहला जो तेल का कुआं खोदा गया था वो कहाँ खोदा गया था, असम में। स्पेलिंग गलत है, ध्यान देना, स्पेलिंग मतलब इसलिए स्मॉल लेटर है, तुम्हें गलत चीजें जल्दी ध्यान में रहती है, तो ये ध्यान देना कि असम में, और असम में कहाँ पर, मकक में। मकक में कब खोदा गया, 1867 में, 1867। नंबर भी कितना खूबसूरत है ना, 867, 867, ठीक, 87 के बीच में आ गया है 6, याद रहेगा ना, 1867। अच्छा देखो, जब पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन होता है, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ताप और दाब के बीच में जब पेट्रोलियम को द्रवित किया जाता है तो उससे क्या क्या बनता है, पैराफिक्स वैक्स बनता है, लुब्रिकेंट मतलब स्नेहल तेल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन मिलता है, नेचुरल गैस मिलती है, ईथर मिलता है और पेट्रोल मिलता है, ठीक। तो ये सब किससे मिलते हैं, पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से। एलपीजी क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कहाँ पे यूज होता है, खाना बनाने के लिए, ठीक। और इसमें क्या होता है, प्रोपेन होता है और आइसोब्यूटेन होता है, और इन दोनों में ही ना कोई गंध नहीं होती है, इसलिए इसमें मिला दिया जाता है इथाइल मरकप्टेन। इथाइल मरकप्टेन क्या होता है, बहुत ही गंदी वाली स्मेल आती है इससे, इसीलिए पता चल जाता है जब भी गैस लीक होता है तो पता चल जाता है। C2H5SH इसका फार्मूला होता है इथाइल मरकप्टेन का, ठीक है। अब देखो, कोल हमारे देश में कहाँ मिलता है, बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में, यह हमारे यहाँ कोयले के गढ़ हैं, ठीक है। जो सबसे बेस्ट कोयला होता है वो होता है बिट्यूमिनस, 65% इसमें कार्बन होता है, लिग्नाइट में 38% होता है, लेकिन जलवाष्प भी होता है, और इंथ्रासाइट में 96% कार्बन होता है, लेकिन सबसे जो बेस्ट कोयला होता है वह होता है बिट्यूमिनस कोयला, जिसमें 65% कार्बन होता है। कोयले किसे बनते हैं, कोलतार,
कोल गैस और कोक। जलने में बड़े अच्छे होते हैं तीनों ही बड़े अच्छे होते हैं, कोल तार, कोल गैस और कोक। इसके बारे में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिखा है, लेकिन आप जान लो इसके बारे में। जो ये होता है कोल तार, या गाढ़े रंग का द्रव होता है, बहुत ही बदबूदार होता है। और अगर हम कोक की बात करें तो कोक का यूज किया जाता है धातु का जब निष्कर्षण होता है ना, धातु को निकालने में, तो उस समय इसका काम अपचायक का होता है। धातुएं बहुत अच्छी अपचायक होती है ना, तो इसका काम क्या होता है, अपचायक का काम ये करता है। उस समय धातु से जब अयस्क, मतलब धातु के जो अयस्क होते हैं उसमें जब धातु निकाला जाता है तो ये अपचायक का काम करता है। धातुएं क्या करती हैं, बहुत जल्दी किसी से जुड़ जाती हैं। ठीक है। अगला है जो कोल गैस। तो कोल गैस में क्या होता है ना, ये हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब का मिश्रण होता है कोल गैस। ठीक है, तो समझ में आ गया ये सब। आगे बढ़े, अब क्वेश्चन के आंसर के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो, कार्बनिक यौगिकों की संख्या, आई होप आपको आवाज बहुत अच्छी सुनाई दे रही होगी। कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होने पर निम्न में से क्या मुख्य कारण है। देखो, कार्बनिक यौगिकों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि कार्बन परमाणु खुद से ही जुड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा आपस में जुड़ने की और श्रृंखला बनाने का इनमें गुण पाया जाता है, इसलिए कार्बन परमाणु जो होते हैं इनके यौगिक सबसे ज्यादा हैं। ठीक, अगला देखते हैं, प्रयोगशाला में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था। तो सबसे पहला जो कार्बनिक यौगिक था प्रयोगशाला में बना हुआ कौन था, मीथेन, यूरिया थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, तत्वों में निम्न युग्म में से कौन सा युग्म कार्बनिक यौगिक बना सकता है। तो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ होते हैं, तो यह होगा पहला वाला ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कार्बनिक यौगिक को चुनिए। कार्बनिक यौगिक बताओ इसमें से कौन सा है। मैंने कहा था कि बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट अकार्बनिक होते हैं। ठीक है, NH2OCNH2 ये क्या है, यूरिया है। ठीक, तो यह यूरिया क्या हो गया, कार्बनिक यौगिक है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण निम्न में से किस रसायनज्ञ द्वारा किया गया था। तो वोलर के द्वारा किया गया था। और पता है वोलर कौन थे, वर्जिलियस के शिष्य थे। ठीक, गुरु जब शिष्य से हारते हैं तो उनको सबसे खुशी होती है। वर्जिलियस के शिष्य थे वोलर, जिन्होंने अपने गुरु को गलत साबित किया और कहा कि नहीं, जो यूरिया है, मतलब कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बनिक तत्व हैं, जो कार्बनिक यौगिक हैं, वह अकार्बनिक विधि से भी, अकार्बनिक पदार्थ से भी बनाए जा सकते हैं। जबकि वर्जिलियस ने कहा था कि नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ पौधे और जंतुओं से ही बनते हैं। श्रृंखलन का गुण सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, तो ये सबसे ज्यादा पाया जाता है कार्बन में। अगला क्वेश्चन देख लें, द टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन कार्बन। जो श्रृंखलन की क्षमता है, कैटिनेशन मतलब श्रृंखलन की जो क्षमता है वह सबसे ज्यादा है कार्बन में। क्यों है, क्योंकि देखो कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है ना वो बहुत हाई होती है। कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है, कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है, इसीलिए बड़ी आसानी से जहां भी कार्बन होता है ना मिलके जुड़ जाते हैं। ठीक, अगला, सेलेक्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड बताओ कौन सा है, जल्दी बताओ, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है। तो देखो इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, वो देखो यहाँ पे ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ए रहा सी, ठीक है, ए रहा सी, ए रहा एच, और यहाँ भी आ गया एच, और दो अभी बचे हैं, तो यहाँ पे आ गया ओ। तो यह क्या हो गया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अच्छा इसको मत बोलना क्योंकि ये क्या है, इसी से तो बना था यूरिया। ठीक, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी में सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, वह था यूरिया, NH2CO NH2। अगला, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज फ्रॉम इट्स एलिमेंट इज। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था वह क्या था, यूरिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा देखो पहला था यूरिया, उसके बाद दो और
बाद में देखे गए थे, मतलब सिंथेसाइज किया गया था। एक था एसिटिक एसिड, जिसको कोल्बे ने किया था, याद रखना इसको। कोल्बे ने एसिटिक एसिड का सिंथेसिस किया था 1845 में, और उसके बाद बर्थेलॉट ने 1856 में मीथेन बनाया था। ठीक, तो ये जरा ध्यान देने वाली चीजें हैं कि एसिटिक एसिड पहले क्या बना, यूरिया, UAM, ऐसे याद करो, UAM सबसे पहले बना यूरिया, फिर एसिटिक एसिड, फिर क्या बना, मीथेन, UAM। ठीक, वाइटल फोर्स थ्योरी को किसने इनकरेक्ट किया, तो ओहलर ने किया था, और दिया किसने था, वर्जेलियस ने दिया था। अगला क्वेश्चन, वाइटल फोर्स थ्योरी किसने एडवोकेट किसने किया था, तो इसे मतलब किसने बताया था, किसने दिया था, तो इसे किसने दिया था, वर्जेलियस ने। विच कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इज एक्सपेक्टेड टू फॉर्म एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसमें से ऐसे कौन से हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, विच कॉम्बिनेशन एलिमेंट्स एक्सपेक्टेड टू फॉर्म एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं वे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, कुछ दिख नहीं रहा है ना, देखो इनको हट सकते हैं क्या, कहीं से नहीं हटेगा ना। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक ही होगा ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किससे जुड़ी हुई है, द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। तो सबसे पहले कहा गया था, वर्जीलियस ने कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, यह ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, ये उन्होंने कहा था। उसके बाद में आया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, ये ओरिजिन होते हैं, ऑर्गेनिक से मिलते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने ही कहा था कि ऐसे प्लांट और एनिमल से बनते हैं, और ये क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक ओरिजिन होते हैं। मतलब ऑर्गेनिक का मतलब उन्होंने कहा था ना, ऑर्गेन का मतलब कि जो जीवित वस्तुओं से मिले। उसके बाद तीसरा, बाद में पता चला कि एक कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के, तो यही सही भी है, जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज सिंथेसाइज्ड बाय, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड किसने सिंथेसाइज किया था, ओहलर ने किया था। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट को आपको देखना है, तो देखो, द वाइटल फोर्स थ्योरी इज करेक्ट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बट इनकरेक्ट फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें कहा जा रहा है कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी है वह ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए सही है, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए गलत है। दूसरा कहा जा रहा है कि वाइटल फोर्स थ्योरी गलत है। तीसरा ये कहा जा रहा है कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी है यह मतलब बहुत आवश्यक है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए वाइटल फोर्स थ्योरी नेसेसरी है, ये कहा जा रहा है। तो हम जान गए कि जब वर्जिलियस ने तो ये कहा था कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वह उनके बनाने के लिए वाइटल फोर्स जरूरी है, जैव शक्ति सिद्धांत। और उसके बाद तीसरा है वाइटल फोर्स थ्योरी वाज गिवन बाय वोहलर, तो ये तो इन्होंने तो इसको खंडन किया था ना इसका, तो ये भी गलत और पहला भी गलत। तो सही क्या होगा, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, इनकरेक्ट है, वाइटल फोर्स थ्योरी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर स्टडीड सेपरेटली फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्यों। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अलग क्यों पढ़ा जाता है, देखो, दे अकर इन द प्लांट एंड एनिमल, क्योंकि यह प्लांट और एनिमल्स में पाए जाते हैं। दीज आर कंब्यूस्टिबल एंड हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। दीज आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन, ये कार्बन के कंपाउंड हैं। और द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज वेरी लार्ज, ये बहुत ही ज़्यादा है। तो देखो, इनको अलग इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि ये कार्बन के कंपाउंड है, तो सिर्फ सही होगा तीसरा वाला, बाकी सब गलत होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यूरिया वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड बाय, यूरिया सबसे पहले किसके द्वारा सिंथेसाइज किया गया, तो ओहलर के द्वारा किया गया। कार्बन फॉर्म से वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है, बहुत ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। क्यों, क्योंकि यह नॉन मेटल है और इसकी कोवैलेंसी 4 है। नॉन मेटल होना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉन मेटल तो बहुत सारे हैं। इट फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड, यह सहसंयोजी बंध बनाता है।
इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन, यह इसमें ना स्वतः गुणन मतलब स्वतः खुद से जुड़ने की कैपेबिलिटी होती है, टेंडेंसी होती है, बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि खुद से ही जुड़ जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। इट्स कंपाउंड आर कंप्यूस्टिबल एंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा, इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन, यह स्वतः से जुड़ने की मतलब खुद से जुड़ने की इसकी जो क्षमता है वह बहुत ही ज़्यादा है। ठीक, तो इस तरह से हमने इतने सारे क्वेश्चन भी देख लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, मुझे तो पूरा यकीन है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए इसी के साथ हम आगे एक नया टॉपिक लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ, एक चीज़ और बताना था मुझे, जो आपको इसकी सारी जितने भी पीडीएफ है ना, वे सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम पे चैनल है ड्विकल एजू पॉइंट, उस पे आप पा सकते हैं इसकी पीडीएफ। ठीक है, तो आपके लिए मैंने आज उसको बनाया है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चलते हैं फिर।